चलिए अपने स्टार्ट करेंगे जीएसटी। साउंड एक बार चेक कर लेते हैं। चलिए अपने स्टार्ट करेंगे जीएसटी। सही। चलो जो टॉपिक आज देख रहे हैं दैट इज पेमेंट ऑफ टैक्स। और जीएसटी में प्रैक्टिकली दिस इज वन ऑफ एन इम्पोर्टेंट टॉपिक, बिकॉज इसके अंदर ना वो प्रैक्टिकल कैलकुलेशन आएगी आईटीसी से रिलेटेड। अब अपन ने आईटीसी पढ़ लिया तो आइडियली उसके बाद ये चैप्टर पढ़ने में आपको मजा भी आएगा। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, प्रैक्टिकल है। और स्टार्ट करके इसको आज ही पूरा फिनिश करेंगे। चैप्टर को अप्रोच करने का तरीका प्रैक्टिकल रखूंगा, वो थियरी वर्ड टू वर्ड नहीं जा रहा हूँ। हाँ, नो डाउट थियरी पूरी कवर हो जाएगी, लेकिन एग्जीक्यूशन कैसे करना उस पर फोकस करेंगे। अब हम पढ़ने क्या पहले पहले तो वो समझना है जीएसटी का जो पेमेंट हमें करना है। हम ये इतना बेसिक समझ चुके हैं कि मंथली बेसिस पे हमें पेमेंट करना होता है। तो इस महीने जितना भी खरीदा जितना भी बेचा उसका जो फाइनली हिसाब हुआ वो अगले महीने आपको सेटल करना है। पेमेंट की जो डेट है दैट इज 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। तो अगर ट्रांजेक्शन जनवरी में हुए तो 20 फरवरी तक आपको सारा डेटा उनको सबमिट करना है। और जो भी आउटपुट टैक्स कलेक्ट हुआ उसमें से जो आपने आईटीसी क्लेम किया, रिमेनिंग जो फंड बचा वो आपको सबमिट करना है। लेकिन ये चलो एक पार्ट हो गया। इसमें ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कैसे करते हैं ना, उसके लिए एक लेजर वाला सिस्टम है। ठीक है, तो वो लेजर्स कौन कौन से होते हैं वो पहले समझ लो। तीन टाइप के लेजर्स हैं। पहला जो है उसको बोलेंगे लायबिलिटी लेजर, दूसरा है कैश लेजर, और तीसरा है क्रेडिट लेजर। ये तीन टाइप के लेजर्स हैं। अब ये कोई हमें फिजिकली नहीं बनाने, मैन्युअली सारा ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर चलता है और उसी बेसिस पे ही हम देखने वाले हैं। अब इनका मीनिंग क्या है? लायबिलिटी लेजर जो है ना, इसके अंदर टोटल आउटपुट टैक्स जो आपने कलेक्ट किया उसको रिकॉर्ड किया जाता है। पूरे महीने में कितने रुपए का सामान बेचा, उस पर कितना आउटपुट टैक्स कलेक्ट हुआ, वो सारी एंट्री इसके अंदर होती जाएगी। और मंथ एंड पे ये पता चलेगा कि इतना आउटपुट टैक्स आया है। ठीक है। अब ये आउटपुट टैक्स को हमें सेटल करना है। डिपार्टमेंट बोल रहे हैं भाई जीएसटी कलेक्ट किया वो तो हमारे लिए किया ना, पैसे तो लाओ। अब वो जीएसटी जो आपको उनको पे ऑफ करना है ना, पे ऑफ करने के लिए आपके पास दो रास्ते हैं। पहले आप इसमें से आईटीसी क्लेम कर लो, जो बचा वो कैश में पे कर लो। ये मैं अगर रिवर्स में लिख दूं तो आमने सामने सेट हो जाएगा। सेकंड ले लो क्रेडिट लेजर, और तीसरा ले लो कैश लेजर। तो टोटल आउटपुट टैक्स लायबिलिटी पे ऑफ करने के मेरे पास दो रास्ते हैं। मैंने पूरे महीने में कुछ नंबर भी अज्यूम कर लेते हैं साथ में। 10 लाख रुपए का सेल किया, और जो प्रोडक्ट मैं बेचता हूँ उस पर 12% जीएसटी है। 1,20,000 रुपए का आउटपुट टैक्स कलेक्ट हुआ है। ये आउटपुट टैक्स आपको इस लेजर में दिखेगा। तो 1,20,000 मैंने कलेक्ट किया। अब इसको पे ऑफ करने के लिए मेरे पास दो सोर्सेज है। या तो मैं क्रेडिट यूज कर लूँ अगर मेरे पास कुछ आईटीसी अवेलेबल है, अदरवाइज मुझे पूरा कैश में देना पड़ेगा। अब अगर ये आपका सेल्स का डेटा है इस मंथ का, तो कुछ परचेज का डेटा भी तो होगा। अब परचेजेस में भी देखना पड़ेगा कितने रुपए की खरीदी आपने की है। मान लो उस पर कुछ XYZ अमाउंट हो सकता है, उस पर भी कुछ जीएसटी कलेक्ट हुआ होगा। तो जितना भी आपने इनपुट टैक्स चुकाया वो सारा आप क्रेडिट लेजर में लिखते जाओगे। वो कल नहीं बात हो रही थी अवेलमेंट एंड यूटिलाइजेशन। तो पूरे महीने में जितना इनपुट टैक्स हम पे ऑफ करते हैं वो क्रेडिट लेजर के अंदर एंट्री करते जाते हैं। और मंथ एंड में फिर उसको हम यूटिलाइज करेंगे वैसा है। तो आपने इस महीने जितने भी परचेजेस किए उस पर जितना भी इनपुट टैक्स चुकाया उसकी एंट्री यहाँ पे कर दी। अब क्योंकि क्रेडिट आपके पास अवेलेबल है तो इसमें से आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो एज आईटीसी। जो डिफरेंस का अमाउंट बचेगा वो आप कैश में पे करके खत्म करना। अब जो भी पेमेंट कैश में होता है वो पैसा कहाँ से जाएगा? कैश लेजर के थ्रू। मैं धीरे धीरे इसको सिंप्लीफाई करूँ तो आपको आइडिया आ जाएगा कैसे काम चल रहा है। पहले से भी ये बता रहा हूँ कि लेजर्स के नाम कौन कौन से, एक लायबिलिटी लेजर, एक क्रेडिट लेजर और एक कैश लेजर। अब कुछ नंबर्स का यूज करते हैं तो थोड़ी और क्लैरिटी आ जाएगी कैसे ये चीज काम करती है। जैसे हम टोटल लायबिलिटी की बात कर रहे हैं, टोटल आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, तो वही नंबर यूज कर लेता हूँ जो अभी देखा अपन ने, 1,20,000 रुपीज जो आपने कलेक्ट किया। अच्छा, इनपुट टैक्स की बात करें तो इनपुट टैक्स क्रेडिट में आपके पास ऑलरेडी कुछ बैलेंस पड़ा हुआ है, पिछले महीने का जो सेट ऑफ नहीं हुआ। लेट दैट बैलेंस बी 30,000 रुपीज, प्लस आपने इस मंथ जो परचेजेस किए, ठीक है, परचेजेस में और इनपुट टैक्स आपने चुकाया एंड दैट अमाउंट इज 40,000। तो अभी आपके पास आईटीसी में टोटल बैलेंस कितना पड़ा हुआ है? 70,000। समझ आए? पिछले महीने का इनपुट टैक्स क्रेडिट अपने पास अभी भी अनयूज था। इस महीने परचेजेस पे 40,000 रुपए और जीएसटी हमने भरा है, आईटीसी लेजर में एंट्री कर दी। अब हिसाब करने जाएंगे जब मंथ एंड पे तो मैं देखूंगा कि मेरी लायबिलिटी कितनी है, 120। अब ये 120 पे ऑफ करने के लिए मेरे पास दो ही रास्ते हैं, या तो आईटीसी का लेजर का क्रेडिट यूज कर लूं या कैश में पे कर दूं। मैंने देखा क्रेडिट लेजर में कितने पैसे पड़े, 70,000। इतना मैं ऑलरेडी भर चुका हूँ।
पिछले महीने, इस महीने परचेज पे, और ये पैसा सरकार तक पहुंच चुका है। अब हिसाब करते टाइम मैं सिंपल देखूंगा कि भाई 120 चुकाना है, 70 तो मेरा ऑलरेडी दिया हुआ है जिसका मैं क्रेडिट ले रहा हूँ, तो कैश में कितना भरना है, 50। हिसाब समझ आए। अब जो कैश पेमेंट करना है वो कैश पेमेंट होता कैसे है? तो उसके लिए बनता है कैश लेजर। कैश लेजर में हम पहले पैसे लोड करते हैं। कैश लेजर पता है कैसा है? आपका जो वॉलेट होता है, वॉलेट मतलब पेटीएम वॉलेट हो गया वैसे। तो आप पहले क्या करते हो, अगर पेटीएम के थ्रू आप पेमेंट करते हो तो बैंक अकाउंट से पैसा आपके पेटीएम वॉलेट में जाता है। फिर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में आप पेटीएम वॉलेट से पेमेंट करते हो। तो कभी पेटीएम वॉलेट की अगर आपने पेमेंट हिस्ट्री देखी हो ना, तो ऐसे दिखती है, प्लस माइनस, ये चलता है। बैलेंस जीरो, अपन बैलेंस तो रखते नहीं वॉलेट में यूजुअली, लेकिन आप जैसे ही पेटीएम वॉलेट से पेमेंट करने जाते हो तो पहले आपके बैंक अकाउंट से यहाँ पे 50,000 रुपीज पेटीएम वॉलेट में जाएंगे। फिर पेटीएम वॉलेट से आप 50,000 रुपये चुका दोगे, तो एट द एंड बैलेंस तो हो जाएगा जीरो। बात समझ आ रही? तो जो कैश लेजर है ना, वो एग्जैक्टली पेटीएम वॉलेट की तरह काम करता है। मुझे अगर 50,000 जीएसटी डिपार्टमेंट को देना है, तो मैं क्या करूंगा, मेरे बैंक अकाउंट से जो पैसा है वो पहले कैश लेजर के अंदर लोड करूंगा, तो एक एंट्री दिखेगी 50,000 आए। फिर मैं ये पैसा जीएसटी डिपार्टमेंट को पे कर दूंगा मेरी लायबिलिटी सेट ऑफ करने के लिए, तो फिर एंट्री दिखेगी 50,000 गए, बैलेंस कितना हो गया, जीरो। समझ आ रहा है? तो कैश लेजर हम टेम्पररी यूज करते हैं टू शो द एंट्री कि भाई हमने जीएसटी डिपार्टमेंट को मनी के टर्म्स में कुछ पैसे दिए, इस तरीके से। तो ये लायबिलिटी जो है कैश लेजर के थ्रू पे ऑफ होगी। तो टोटल जो मेरी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी थी ना 1,20,000 की, मैंने उसको दो पार्ट्स में पे किया। 70,000 मैंने आईटीसी क्लेम करके क्रेडिट लेजर में से पे किया, और बाकी का 50,000 जो है वो कैश लेजर में से पे किया, और मेरी लायबिलिटी पूरी। बात समझ आ रही? ये अभी मैंने एकदम बेसिक लेवल पे बताया, सीधा आउटपुट टैक्स, आईटीसी, कैश, इतने लेवल पे बात की है। यहाँ तक कुछ नहीं समझ आया तो पूछो, फिर नेक्स्ट स्टेप पे जाओ। इसमें कोई कंफ्यूजन, कैसे काम हो रहा है? तीन टाइप के लेजर समझ आए, एक लायबिलिटी, एक क्रेडिट, एक कैश लेजर। लायबिलिटी लेजर में हम कौन सा अमाउंट लिखते हैं, जितना आउटपुट टैक्स हमने कलेक्ट किया, जो पैसा हमारे पास आया जो सरकार को देना है। क्रेडिट लेजर में हम कौन सा अमाउंट लिखते हैं, जो हमने परचेजेस पे इनपुट टैक्स चुकाया, जिसका हम आगे जाके आईटीसी क्लेम करेंगे। कैश लेजर जो है वो वॉलेट है, पेमेंट करने के लिए पैसा कैश लेजर में लोड करते हैं, उसी कैश लेजर से जीएसटी अकाउंट में पे कर देते हैं। तो जैसे ही वो पैसा डिपार्टमेंट को पे हो जाता है, अपना वॉलेट खाली हो जाता है। तो जैसा पेटीएम वॉलेट में आप ट्रांजेक्शन करते हो, एग्जैक्टली आपको इसको कैश लेजर को वैसे ही ट्रीट करना है। तो कंसेप्चुअली कोई कंफ्यूजन नहीं। यहाँ तक बात समझ आ गई, क्लियर हुआ? ये कैश लेजर में ये कैश अपना बैंक से जा रहा है या रिटर्न के नहीं, कैश लेजर में जो आपके बैंक अकाउंट से जा रहा है वो, सेटअप नहीं कर सकता, हम क्लेम नहीं कर सकते ना। नहीं नहीं नहीं, वो क्लेम करने वाला तो इसमें हो गया ना, क्रेडिट लेजर में। मतलब ये जो एक्स्ट्रा हम पे ये जो आप पे कर रहे हो ना, ये क्लेम नहीं हो सकता, ये आपके पॉकेट से जा रहा है। और पॉकेट इन द सेंस जो आपने कस्टमर से लिया। ठीक है, आपने कस्टमर से 1,20,000 रुपए एक्सेप्ट किया है, वो कहाँ पे आया, आपके बैंक में आया। पर 70,000 आप ऑलरेडी डिपार्टमेंट को पहले ही पहुंचा चुके हो ऑन योर परचेजेस, तो वो भी आपके बैंक से गया ही होगा। तो 1,20,000 जो टोटल कस्टमर से मैंने आप सबसे कलेक्ट किया, 70,000 तो मैं इनपुट टैक्स के नाम पे पीछे पहले पे कर चुका हूँ, तो वो मैंने वो वाला यूज कर लिया जो मेरा क्रेडिट अवेलेबल है। बट बाकी का 50 तो मुझे आपसे जो कलेक्ट हुआ उसी में से देना पड़ेगा ना। तो 50,000 मेरे बैंक में जो आया था उसी में से जाएगा वैसा। अल्टीमेटली इस पूरे ट्रांजेक्शन के बाद बात यही समझ आएगी कि जीएसटी डिपार्टमेंट की कमाई हुई 1,20,000, और वो 1,20,000 गए किसकी पॉकेट से, कंज्यूमर की पॉकेट से। मेरी पॉकेट से नहीं गए। आपसे जो 1,20 लिया, जो 70 मैंने पीछे भरा था माइनस कर लिया, और जो 50 मेरे पास सरप्लस बचा जो आप ही ने मुझे दिया, मैंने डिपार्टमेंट को जमा करा दिया, बात खत्म हो गई। ठीक है, वैसा ट्रांजेक्शन है। तो ये यहाँ तक क्लियर हुआ कैसे ये चीज काम कर रही है? अब ये बेसिक लेवल था, अब इसमें एडवांस लेवल पे जाएंगे जो एक्चुअली में इसका टॉपिक है। अच्छा, टॉपिक में सेक्शन का रेफरेंस आपको दे दूं, तो सेक्शन नंबर है 49, 49 कैपिटल ए, एक 49 बी, सॉरी 49 बी। इसके साथ है रूल, रूल नंबर 88, 88 में भी कैपिटल ए भी है। रूल नंबर 88 कैपिटल ए, ये सब रेफरेंसेस हैं। और एक साथ में आएगा सेक्शन नंबर 50, वो इंटरेस्ट को लेके है, उसमें तो सिर्फ रेट्स दे रखे हैं। ये मेन सेक्शंस हैं और रूल है जिसको हम यहाँ पे पेमेंट ऑफ टैक्स में पूरा पढ़ने जा रहे हैं। अब देखो तरीके दो हैं, या तो मैं एक एक सेक्शन का एक एक प्रोविजन आपको रीड करवा के पॉइंट टू पॉइंट समझाता जाऊं। अगर मैं ऐसा करूंगा एट द एंड आपको मजा नहीं आएगा, समझ ही नहीं आएगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। मैं आपको जो तरीके समझा रहा हूँ, मैं इस पूरे का समरी दे रहा हूँ। तो जितना भी मैं आपको समझा के जब कंक्लूड करूंगा ना, तो उसमें ये सब कुछ एक साथ कवर हो जाएगा।
तो आप रिलेट कर पाओगे कहाँ से क्या जा रहा है। सिर्फ वो थियोरेटिकली समझाने वाला काम नहीं है, बिकॉज प्रैक्टिकली जब सम आएगा तो आपको उसका एप्लीकेशन समझ आना चाहिए। प्रोविजंस तो आइडिया लग ही जाएंगे वैसे। तो अपने वैसे ही स्टार्ट करते हैं। ये सब कुछ बुक में लिखा हुआ है, जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सब मेंशन किया हुआ है। टेबुलर फॉर्मेट में भी मैंने सब कुछ ही दिया हुआ है, तो पहले आप समझने पे ध्यान देना, लास्ट में आपको लिखना है तो फिर आराम से लिख सकते हो। अब आगे का टॉपिक क्या है, देखो पॉइंट ये है, एक तरफ मैंने इनपुट टैक्स पे किया है, दूसरी तरफ मैंने आउटपुट टैक्स कलेक्ट किया। इतनी स्टोरी तो आप जानते हो। अब प्रॉब्लम आ जाती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीएसटी, इंटर स्टेट, इंट्रा स्टेट। समझ आ रहा है? अगर आप इंटर स्टेट अप्लाई करते हो तो जीएसटी कौन से नाम से कलेक्ट करते हो? सोच के बताना। इंटर स्टेट अप्लाई करोगे तो जीएसटी कौन से नाम से कलेक्ट करोगे? आईजीएसटी, क्योंकि आउटसाइड द स्टेट। ये अगर इंट्रा स्टेट सेल्स करोगे तो सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, एसजीएसटी या यूटीजीएसटी ऑब्लिक में कुछ भी हो सकता है। अच्छा, परचेजेस में भी सेम चीज होगी। अगर आप रॉ मटेरियल या सप्लाईज सेम स्टेट से परचेज कर रहे हो, लोकल लोकल वेंडर से, तो उसको कौन सा जीएसटी चुकाओगे? सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। और ये अगर आप अदर स्टेट से सप्लाईज मंगवाते हो तो आईजीएसटी। ये बात क्लियर है? अब पता है इसकी वजह से क्या होगा, आपने जो इनपुट टैक्सेस पे किए जिसका आप क्रेडिट मांग रहे हो, उसमें आपने हो सकता है सीजीएसटी चुकाया हो सकता है एसजीएसटी, और हो सकता है आईजीएसटी। इनमें से कोई भी पे किया हुआ हो सकता है ना, ये एक पॉसिबिलिटी। अच्छा, आउटपुट टैक्स में भी तो सेम बात हो रही है। आपने लोकल में बेचा होगा तो आपने लोकल जीएसटी कलेक्ट किया होगा। ये अगर इंटर स्टेट बेचा होगा तो आपने आईजीएसटी कलेक्ट किया होगा। पॉसिबिलिटीज क्लियर हो गई? अब पता है पहले के टैक्सेशन के सिस्टम में और जीएसटी में फर्क क्या है। पहले ये जो चीजें होती थी ना, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स और स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स, आपस में इनका झगड़ा था। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स पे करते टाइम लोकल टैक्सेस का सेट ऑफ मांगते थे, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं देती थी। फॉर एग्जाम्पल एक ड्यूटी थी अपनी, एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट की ड्यूटी, कलेक्ट भी वही लोग करते हैं वैसा है, और मैन्युफैक्चरिंग पे लगने वाला टैक्स था। एक था वैल्यू एडेड टैक्स। यहाँ पे जीएसटी में आपने पढ़ा था वैट प्रिंसिपल, ये वही है वैल्यू एडेड टैक्स। ये लगता था स्टेट गवर्नमेंट के पावर के थ्रू। तो वैट का टैक्स जो है वो स्टेट गवर्नमेंट कमाती थी, एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट कमाती थी। अब अगर आपने परचेजेस पे एक्साइज ड्यूटी भरी और आप सेल्स पे वैट कलेक्ट करते हो, आमने सामने सेट ऑफ नहीं होता। क्यों ऐसा? बिकॉज यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट क्या बोलती है, अरे एक्साइज ड्यूटी तो आपने सेंटर वालों को दी थी, हम कैसे सेट ऑफ दे दे, वो थोड़ी हमें पैसे देने आ रहे हैं। समझ आ रहा है? वाइस वर्सा भी होगा तो भी सेम। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी वो ड्यूटी तो आपने स्टेट को दी थी, हम कैसे सेट ऑफ दे दे, हमारा तो नुकसान हो जाएगा। इस चक्कर में नुकसान होता किसका था? पब्लिक का, कंज्यूमर का। बिकॉज सेंटर और स्टेट एक दूसरे को पे की हुई ड्यूटी का सेट ऑफ हमें नहीं देते थे। तो अगर मैंने पीछे ड्यूटी सेंटर को भरी है और आगे मुझे स्टेट को चुकाना है, तो मुझे स्टेट को पूरा चुकाना पड़ेगा। मतलब जो पीछे एग्जाम्पल देख रहे थे ना, 70,000 माइनस वो नहीं होगा। तो 70 भरा है वो अलग है, एक 20 पूरा भरो, तो डबल इफेक्ट नहीं हो गया? तो इस वजह से स्टेट और सेंटर के झगड़े में नुकसान किसका होता था? कंज्यूमर्स का और पब्लिक का। इस प्रॉब्लम को इन्होंने काफी हद तक जीएसटी में सॉल्व कर दिया। अब देखो ऐसा है, सिचुएशन को थोड़ा आराम से समझना। आपने इनपुट टैक्सेस पीछे किसी सरकार को चुकाए होंगे, जैसे आपने सीजीएसटी पे किया होगा, एसजीएसटी पे किया होगा, आईजीएसटी पे किया होगा, और ये सब आपने पब्लिक से कलेक्ट किया है। अब जब सेट ऑफ करना होता है तो फिर इन सारे टैक्सेस के सामने आपको इन सारे टैक्सेस का सेट ऑफ मिलना चाहिए, और जो बचा वही आप कैश में पे करोगे। तो एक बात तो ये इन्होंने सॉल्व की। प्रॉब्लम थोड़ा बहुत है अभी भी, लेकिन बेटर हो गया, उतना नहीं जितना पहले था। बट प्रॉब्लम आती है सीक्वेंस या रैंकिंग की, कैसे सेट ऑफ करे। तो अपने लेवल पे सबसे इजी तरीका क्या है, तीनों का टोटल मारो इधर, तीनों का टोटल करो उधर, आमने सामने सेट ऑफ कर दो, काम खत्म। लेकिन ये स्टूडेंट लेवल पे इजी लगता है, सम्स के लिए ठीक है, प्रैक्टिस में ऐसा नहीं चलेगा। तो जो सेक्शन 49 बोला मैंने, 49A 49B, रूल 88 कैपिटल है, इसमें इन्होंने बताया क्या बताया, सीक्वेंस बताया कि भाई जैसे आपके पास इनपुट टैक्स का क्रेडिट पड़ा हुआ है ना, ये तीनों का, तो इनमें से कौन सा पहले यूज करना है, ये बताया। फिर बोला कौन सा क्रेडिट किसके सामने पहले सेट ऑफ होगा और बाद में सेट ऑफ होगा, उसका रैंकिंग बताया। तो हमें एक एक करके उस चीज को समझना है और फिर हम पूरा उसको समराइज करेंगे। अब देखो कैसे ये सेट ऑफ होता है वो समझो। एक एक करके मैं स्टार्ट करता हूँ तो आइडिया लगेगा। सबसे पहले इन्होंने ऐसा बोला कि अगर आप इनपुट टैक्स क्रेडिट यूटिलाइज करना चाहते हो तो यू हैव टू स्टार्ट विद आईजीएसटी। रैंकिंग बता रहा हूँ, यू हैव टू स्टार्ट विद आईजीएसटी। आपको आईजीएसटी का बैलेंस सबसे पहले सेट ऑफ करना है, इसको यूज करना है। ये खत्म हो जाएगा ना, फिर बाकी दोनों पे जाना। आई बात समझ में? तो अपने पास इसमें जो भी पैसे पड़े हैं वो पहले हम यूज करेंगे टू पे ऑफ दिस लायबिलिटी। थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि नाम दोनों तरफ सेम है, यहाँ भी सीजीएसटी यहाँ भी सीजीएसटी है, तो खो मत जाना उसमें। इनपुट टैक्स का जो क्रेडिट हमारे पास पड़ा हुआ है, जो परचेजेस पे हमने पीछे चुकाया है, उसमें से सबसे पहले हम ये फंड यूटिलाइज करेंगे।
पहली बात तो ये क्लियर होगी। अब जब आईजीएसटी का फंड हम यूटिलाइज करेंगे तो किसके सामने पहले उसको यूज करें, सीजीएसटी के सामने पहले यूज करें, एसजीएसटी के सामने, या फिर आईजीएसटी के सामने, ये क्वेश्चन है। तो इन्होंने ऐसा बोला कि अगर आप आईजीएसटी का फंड यूटिलाइज कर रहे हो तो सबसे पहले आपको उसको आईजीएसटी के सामने ही सेट ऑफ करना पड़ेगा। मतलब ये लायबिलिटी पे ऑफ करने के लिए आप ये फंड का यूज कर सकते हो, सिंपल। अब ये पूरा आपने पे ऑफ कर दिया, खत्म हो गया, उसके बाद भी इसमें बैलेंस बचा हुआ है, तो उसके बाद आप सीजीएसटी या एसजीएसटी दोनों में से कोई भी पे करने के लिए आईजीएसटी का फंड यूटिलाइज कर सकते हो। मैं पहले सीजीएसटी को यूटिलाइज करूंगा, मतलब इसको पे ऑफ करने के लिए इसको यूज करूंगा। बात समझ आई? तो इसमें जो भी पैसे मेरे पास पड़े हैं, पहले मैंने उसमें से ये भर दिए कि चलो इसको भर के खत्म करते हैं। फिर मैं इस पे आया, बोले चलो ये भी भर के खत्म करते हैं। अभी भी इसमें मेरे पास बैलेंस पड़ा हुआ है, तो अब मैं तीसरा कहाँ यूज करूंगा इसको, एसजीएसटी पे ऑफ करने के लिए। समझ आई बात? अब देखो, ये सब कुछ करते करते मेरा ये फंड एग्जॉस्ट हो गया, खत्म हो गया। अब मैं इसके बाद इन फंड्स पे जा सकता हूँ। तो आईजीएसटी पूरा एग्जॉस्ट करने के बाद मैं सीजीएसटी और एसजीएसटी पे जा सकता हूँ। अब नेक्स्ट, अगर हम सीजीएसटी का फंड यूटिलाइज करते हैं तो ये सबसे पहले इनमें से किसको पे ऑफ करने के लिए यूज हो सकता है, तो सेम नाम वाला सीजीएसटी का फंड सीजीएसटी पे ऑफ करने के लिए सबसे पहले यूज हो सकता है, रैंकिंग। समझ आए? उसके बाद भी अगर इसमें कुछ पैसे पड़े तो नेक्स्ट हम किसको पे ऑफ कर सकते हैं, आईजीएसटी को। तीसरा ऑप्शन नहीं है। मैं बोला थोड़ा बहुत रिस्ट्रिक्शन अभी भी है, एक ही रिस्ट्रिक्शन है, सीजीएसटी और एसजीएसटी आमने सामने क्रॉस यूटिलाइज नहीं हो सकते। ये फंड ये पेमेंट करने के लिए यूटिलाइज नहीं हो सकता, एसजीएसटी फंड सीजीएसटी पे करने के लिए यूटिलाइज नहीं हो सकता, क्योंकि वो एकदम सेंटर और स्टेट आमने सामने, वो यूटिलाइजेशन पे ओनली रिस्ट्रिक्शन है, बाकी कहीं पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। अच्छा, अगर आप एसजीएसटी का फंड यूज कर रहे हो तो सबसे पहले किसके सामने यूज होगा, एसजीएसटी के सामने, सेम नाम वाला। उसके बाद भी इसमें कुछ पैसा बचा है और इनमें से कुछ पे ऑफ करना है, तो क्या यूज कर सकते हैं, आईजीएसटी पे ऑफ करने के लिए यूज कर सकते हैं। बट तीसरा ऑप्शन आ सकता है क्या, नहीं, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं। क्योंकि सीजीएसटी और एसजीएसटी आमने सामने क्रॉस यूटिलाइज नहीं हो सकते। अभी इतना समझाने से पूरा दिमाग में नहीं बैठ जाएगा, टाइम लगेगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, जितना बताता जा रहा हूँ देखते जाओ, क्योंकि अभी नंबर्स भी यूज करूंगा तो और क्लैरिटी आएगी वैसे। बोलो यहाँ तक कुछ कंफ्यूजन? अब देखो, दो चीजें इसमें हमने सीखी, दो पॉइंट्स क्या है। सबसे पहले तो ये कि अगर आप इनमें से कोई भी फंड उठा के यूज कर लो तो किसके सामने पहले यूज करना है, पहली चीज तो ये। तो अगर आप सीजीएसटी का फंड यूज कर रहे हो तो सबसे पहले वो सीजीएसटी के सामने यूज होगा, उसके बाद वो आईजीएसटी पे ऑफ करने के लिए यूज होगा, तीसरा ऑप्शन नहीं। अगर आप एसजीएसटी का फंड यूज कर रहे हो कि मैंने इनपुट टैक्स भरा हुआ है एसजीएसटी के नाम से, तो पहले ये आपकी एसजीएसटी लायबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए यूज होगा, उसके बाद भी इसमें कुछ फंड बचा है तो आपकी आईजीएसटी लायबिलिटी पे ऑफ करने के लिए आप यूटिलाइज कर सकते हो, तीसरा ऑप्शन नहीं। अच्छा, आईजीएसटी का फंड है तो वो पहले आईजीएसटी के सामने, फिर सीजीएसटी के सामने, और फिर एसजीएसटी के सामने। समझ आया? तो ये सीक्वेंस एक चीज हो गई। पर फिर क्वेश्चन आएगा सर इन तीनों में से पहले कौन सा यूज करना है। बात समझ आ रही, डिफरेंस समझ आए? अगर आप सीजीएसटी यूज कर रहे हो तो ये सीक्वेंस में यूज करना है, अगर आप एसजीएसटी यूज कर रहे हो तो ये सीक्वेंस में यूज करना है, अगर आप आईजीएसटी यूज कर रहे हो तो ये सीक्वेंस में यूज करना है। बट इन तीनों में से पहले कौन सा यूज करना है, तो बोला आईजीएसटी। सबसे पहले शुरुआत ही आईजीएसटी के फंड से होगी, इस फंड को यूटिलाइज करना है। अगर इस फंड को यूटिलाइज कर रहे हो तो रैंकिंग क्या होगा, ये आपके सामने, ये फंड पूरा खत्म हो गया, उसके बाद आप सीजीएसटी या एसजीएसटी किसी पे भी जा सकते हो। अगर आप सीजीएसटी पे जा रहे हो तो उसमें ये सीक्वेंस होगा, ये फंड पूरा खत्म हो गया फिर आप एसजीएसटी पे जाओ, उसमें ये सीक्वेंस होगा। आ रहा है समझ में? तो ये ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते, ये ऑर्डर वाली ही सारी बात उन्होंने सेक्शन 49+ रूल में बोली है, और वो समराइज करके मैं आपको साथ में बता रहा हूँ। अब ये बहुत थियोरेटिकली बताया, सोचने वाली बात है, विजुअलाइज करना है, नंबर्स के बिना पूरा क्लियर नहीं होगा। अब इसमें इलस्ट्रेशन से नंबर्स के साथ सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा एग्जैक्टली कहाँ से शुरू करना, कहाँ पे जाना। क्लियर? अब थियरी में थोड़ा बहुत देख लो, कुछ चीजें रिलेट करानी है जो इनकी अलग जा रही है, और मैं थोड़ा आपको अज्यूम करवा रहा हूँ वैसा, तो वो चीज भी देख लेते हैं क्या है एग्जैक्टली। देखो, अगर आपको इस चीज का समरी देखना है तो डायरेक्टली पेज नंबर 177 है, उसमें ना एनालिसिस करके लिखा है यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी। ठीक है, ये पूरा समराइज कर दिया, इसके पहले सारी बातें एक एक पॉइंट करके लिखी, सेक्शन 49 पूरा समझाया, फिर 49A समझाया, 49B समझाया, रूल 88 समझाया, फिर ये एनालिसिस के टेबल पे आए। अब अगर आपको थियरी में से थोड़ा बहुत रिलेट कराने जैसा है तो मैं देख लेता हूँ कौन कौन से पॉइंट रिलेट कराने, थोड़ा थियरी में मेरे साथ रहना। पहले पेज 174 पे आओ, आपको इतनी तरीके से समझा दूंगा कि एंड में पूरा पता चल जाएगा, कंफ्यूज नहीं होगे, वो श्योरिटी।
174 पे सेक्शन 49 का सबसेक्शन 5 मिला। उसमें देखो क्या बोला है, द अमाउंट ऑफ आईटीसी अवेलेबल इन द क्रेडिट लेजर ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन ऑन अकाउंट ऑफ आईजीएसटी shall first be utilized towards payment of IGST, and the amount remaining, if any, may be utilized towards the payment of CGST and SGST, or as the case may be, UTGST in that order. ठीक है, तो पहले क्या बोला, बात किसकी हो रही है, देखो अब यहाँ से रिलेट करो। आईजीएसटी का जो आपके पास फंड अवेलेबल है वो आपको यूटिलाइज करना है। इट शैल फर्स्ट बी यूटिलाइज टुवर्ड्स पेमेंट ऑफ आईजीएसटी। ये फंड इसके सामने यूज होगा। उसके बाद क्या बोला, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी और यूटीजीएसटी इन दैट ऑर्डर। इन दैट ऑर्डर का मतलब सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, मैंने भी आपको वही चीज बोली। तो ये जो ए पॉइंट है ना, वो आपको इसके बारे में बता रहा है कि पहले आईजीएसटी के फंड से शुरुआत करो और इस रैंकिंग में इसको फॉलो करो। ठीक है, क्लियर हो रहा है। दूसरा देखो उसके बाद बी पॉइंट, द सीजीएसटी शैल फर्स्ट बी यूटिलाइज टुवर्ड्स द पेमेंट ऑफ सीजीएसटी एंड अमाउंट रिमेनिंग इफ एनी मे बी यूटिलाइज टुवर्ड्स द पेमेंट ऑफ आईजीएसटी। ये कौन सा पॉइंट है, ये वाला। सीजीएसटी का जो फंड है अगर आप वो यूटिलाइज कर रहे हो तो सबसे पहले आपको सीजीएसटी के सामने यूटिलाइज करना है, फिर अगर कुछ बच गया तो आपको आईजीएसटी के सामने यूटिलाइज करना है। रेफरेंस मिलता जा रहा है जो लिखा हुआ। और सी पॉइंट देखो, उसमें आपको ये वाला पॉइंट मिल जाएगा। बात समझ आ रही, द एसजीएसटी shall first be utilized towards the payment of SGST and amount remaining if any may be utilized towards the payment of IGST। ठीक है, तो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। प्रोवाइडेड दैट में क्या बोला है, the ITC on the account of SGST shall be utilized towards the payment of IGST only where the balance of the ITC on the account of CGST is not available for the payment of IGST। तो दिस इज लाइक कंपेरिजन बिटवीन CGST एंड SGST कि अगर IGST चुकाना है, मतलब पता है किसकी बात हो रही है, ये वाले पॉइंट। आईजीएसटी अगर चुकाना है और आपके पास दोनों फंड्स अवेलेबल है, सीजीएसटी भी अवेलेबल अवेलेबल है और एसजीएसटी भी अवेलेबल है, पहले कौन सा यूज करना चाहिए, सीजीएसटी। बोले ऐसा क्यों, कॉमन सेंस। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का फंड है, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट का फंड है, आमने सामने सेट ऑफ करो ना, उनका अकाउंटिंग भी इजी हो जाएगा। आप जब स्टेट गवर्नमेंट का फंड सेंटर के सामने सेट ऑफ करते हो ना, तो वो तो आपको एक बार सेट ऑफ अलाउ कर देते हैं, पर उनको इंटरनली फिर पैसे एक्सचेंज करने पड़ते हैं, वो भी एक बैक एंड ट्रांजेक्शन बढ़ जाता है। तो उन्होंने क्या बोला कि भाई देखो आपके पास है ना वॉलेट बैलेंस में सीजीएसटी का फंड पड़ा हुआ है, एसजीएसटी का फंड पड़ा हुआ है, और आपको पे ऑफ करना है आईजीएसटी। तो जब यू हैव अ चॉइस तो वो चॉइस यूज करो जिससे हमारे लिए भी कन्वीनियंस हो जाए। पहले ये यूज करो ना, फिर ये क्यों करते हो। तो ये प्रोविजो में क्लैरिफाई कर दिया और वो कॉमन सेंस वाली बात है वैसे। डी पॉइंट तो रिपीट हो गया, एसजीएसटी के बदले यूटीजीएसटी की स्टोरी आ गई, वो सेम ही है। ई पॉइंट में बोला सीजीएसटी शैल नॉट बी यूटिलाइज टुवर्ड्स द पेमेंट ऑफ एसजीएसटी और यूटीजीएसटी। वो बात हो चुकी, क्रॉस यूटिलाइजेशन अलाउड नहीं, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। बोलो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन। तो 49 सबसेक्शन 5 एक मेन प्रैक्टिकल सबसेक्शन है जिसमें ये रैंकिंग आपको समझाई। आगे भी देख लेते हैं, अब बाकी के सबसेक्शन अभी छोड़ दो क्योंकि मेरे को मेन आपको एप्लीकेशन समझाना है। आप आ जाओ 49 कैपिटल ए पे। क्या बोल रहा है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सेक्शन 49। इसका मतलब 49 जो बोलता है मैं तो नहीं सुनता, जो मैं बोल रहा हूँ वो माना जाएगा, अगर कहीं कुछ क्लैश हुआ तो मैं जो बोलूंगा वो मैटर करेगा, वैसा बोल रहा है ये। The ITC on account of central tax, state tax, union territory tax shall be utilized towards payment of IGST, CGST, SGST or UTGST as the case may be, only after the ITC available on the account of IGST has been first utilized fully towards such payment। मतलब बताइए किसकी बात कर रहा है। मैंने आपको पहले बताया कि देखो अगर आप इनमें से कोई भी फंड पहले यूज करो तो ये रैंकिंग होता है, बट फिर इन तीनों में से पहले कौन सा फंड यूज करना है, आईजीएसटी। तो ये जो बात बोली है ना, वो है 49 कैपिटल ए। और ये जो रैंकिंग समझाई है ना सारी, दिस इज 49 सबसेक्शन 5। तो मैं आपको थियरी के साथ टैली भी करा रहा हूँ कहाँ पे क्या लिखा है। तो कौन सा फंड किसके सामने पहले यूज करना है बाद में किसके सामने, ये सारी जो बातें हैं ये 49 सबसेक्शन 5 में थी। बट इन तीन में से सबसे पहले आईजीएसटी ही आपको एग्जॉस्ट करना है, ये बात लिखी है 49 कैपिटल ए में। ठीक है, वापस पढ़ लो सेंटेंस, साथ साथ में थियरी भी हो जाएगी।
बोलो, कोई कंफ्यूजन इसमें? यहाँ तक समझ आए? 49B देख लो। ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट notwithstanding anything contained in this chapter and subject to the provisions of 49 subsection 5 clause E and F। ये ऐसा बोल रहा है कि पूरे चैप्टर में कहीं कुछ भी लिखा हो मैं नहीं सुनता, 49B ने मना कर दिया। बट सब्जेक्ट टू का मतलब इन दोनों की बात सुनता हूँ। तो 49 सबसेक्शन 5 क्लॉज ई और एफ जो बोलता है उसको हम ध्यान में रखेंगे, बाकी पूरे चैप्टर में जो कुछ लिखा है ना मुझे नहीं फर्क पड़ता। अब 49 सबसेक्शन 5 क्लॉज ई और एफ है क्या, वो भी साथ में एक बार फिर से देखो तो आपके ध्यान में रहेगा ना कि किसकी सुनता है। क्रॉस यूटिलाइजेशन। तो 49B ऐसा बोल रहा है कि भाई मैं इतनी बात तो मान लूंगा कि सीजीएसटी और एसजीएसटी आमने सामने यूटिलाइज नहीं हो सकते, वो बात पे मैं भी अग्री करता हूँ, लेकिन बाकी मैं जो बोलूंगा वो होगा। इसका क्या मतलब हुआ, मैं ओवरराइड करूंगा पीछे जो कुछ भी पढ़ा उसको। बोला ठीक है। अब ओवरराइड करेगा तो क्या कर रहा है, आगे का सेंटेंस कंप्लीट करते हैं। द गवर्नमेंट में ऑन रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल प्रिस्क्राइब द ऑर्डर एंड मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी ऑन अकाउंट ऑफ वेरियस जीएसटीज टुवर्ड्स पेमेंट ऑफ एनी सच टैक्स। तो 49B ऐसा बोलता है कि सिर्फ क्रॉस यूटिलाइजेशन को हम नहीं छेड़ेंगे, बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि काउंसिल के साथ मीटिंग करके वो लोग जो चाहे वो कर सकते हैं, कोई भी ऑर्डर प्रिस्क्राइब कर सकते हैं और सबको मानना पड़ेगा। और ये ऑर्डर का प्रिस्क्रिप्शन उन्होंने जस्ट साथ साथ में रूल नंबर 88 कैपिटल ए में दे दिया। पहले सरकार क्या है ना, सेक्शन में अपने लिए राइट पावर क्रिएट करती है कि वी हैव द पावर टू मेक चेंजेस, और फिर सरकार क्या करती है, वो पावर का यूज कर लेती है रूल में। तो रूल 88 कैपिटल ए में जो कुछ बोला है वो सब कुछ सारी चीजों को ओवरराइड करता है। अब क्या बोलते हैं वो भी समझते हैं, कुछ ज्यादा बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिर्फ वो मैं टेक्निकली आपको वहां तक लेके जा रहा हूँ। रूल 88 कैपिटल ए बोलता है आईटीसी ऑफ आईजीएसटी should first be utilized towards the payment of IGST। वो बात हम कर चुके हैं, रिपीट पॉइंट है। Remaining ITC of IGST if any can be utilized towards the payment of CGST and SGST in any order। That is, ITC of IGST can first be utilized either against CGST or SGST। कंपनी नंबर 4A 4B और आरटीआई वाला भेजते हैं। ठीक है, मैं 2 मिनट में भेजता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे बोला कि जो आईजीएसटी का आईटीसी है, मतलब ये वाला जो फंड है ना अपने पास, आपने पहले इसके सामने यूटिलाइज कर लिया, अभी भी इसमें फंड बचा है। तो ये जो 2 पॉइंट्स नहीं थे, सीजीएसटी और एसजीएसटी, मैंने डायरेक्टली लिख दिया, पहले सीजीएसटी फिर एसजीएसटी। रूल 88 क्या बोल रहे हैं पता है, सीजीएसटी पहले यूज करोगे तो भी चलेगा और एसजीएसटी के सामने पहले यूज करोगे तो भी चलेगा। इन एनी ऑर्डर का मतलब क्या होता है, ये दोनों स्विच हो सकते हैं, ये पहले भी लिख सकते हैं बाद में भी लिख सकते हैं। ये रूल 88A का मतलब है, सिंपल इतना ही मतलब, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। वापस वो सेंटेंस पढ़ लो। Remaining ITC of IGST can be utilized towards payment of CGST and SGST in any order। तो मतलब पहले आप इसको SGST पे ऑफ करने के लिए यूज करोगे तो भी चलेगा और CGST पे ऑफ करने के लिए यूज करोगे तो भी चलेगा, हम दोनों अलाउ करेंगे, मना नहीं करेंगे। लेकिन पहले आपको आईजीएसटी तो चुकाना ही पड़ेगा, उसके बाद इस पे बात आएगी। बट देखो, जब ऑप्शन दिया है वो ठीक है, बट एग्जाम में क्या करना है, तो एज ए स्टूडेंट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप यही ऑर्डर फॉलो करो, चेंजेस मत करो। क्योंकि आप क्या है, अब बोले एनी ऑर्डर मतलब हम जो चाहे कर सकते हैं, तो ऑप्शन खुद को देके कंफ्यूज कर रहे हो। फिर किसी सम में पहले एसजीएसटी के सामने, किसी में सीजीएसटी के सामने, पेपर में कंफ्यूज हो गए क्या करना था, कुछ मिक्सअप हो गया। मत करो ना, जब इन एनी ऑर्डर बोला है तो एक ऑर्डर फिक्स कर लो, तो एग्जाम के लिए अपने ये ऑर्डर लेके चलेंगे। लेकिन प्रैक्टिस में ये स्विच हो सकता है, बट अभी उस पर जाने की जरूरत अपने को नहीं वैसा। ये सारा एनालिसिस नीचे इन्होंने टेबल में लिख दिया और वो बात पीछे सेंटेंस के फॉर्म में भी लिख दी। तो हमें ये रैंकिंग समझ में आना चाहिए, उसके बाद फिर सम्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो भी इलस्ट्रेशन सॉल्व करवाऊंगा तो नंबर के साथ एप्लीकेबल हो जाएगा, तो वो कर भी लेते हैं। तो आप 2 मिनट ले लो, आप एक बार फिर से 49 सबसेक्शन 5 पढ़ो, अपने आप आराम से खुद से बैठ के रीड कर लो। 49A पढ़ो, 49B पढ़ो, और फिर जो आपका रूल है 88A, थियरी एक बार इतनी पढ़ लो, अगर दिमाग में थोड़ी बैठ जाएगी थियरी, फिर आगे बढ़ सकते हैं। 2 मिनट ले लो, फिर मैं इलस्ट्रेशन स्टार्ट कराता हूँ।
कुछ भी ऐसा लगे नहीं समझ आ रहा है, पूछना है तो बताओ। मैं समराइज तो करूंगा एक बार वापस से, सम पे जाने से पहले स्टिल। बोलो, थियरी एक बार रीड की, अब एक बार इसको वापस समराइज कर लेते हैं। ये चीज फिर से लिख देता हूँ, थोड़ा ज्यादा ही मिक्सअप हो गया इतना सारा। सिंपल रखते हैं चीजों को, कैसे कंक्लूड करना है। एक तरफ ऐसा है कि आउटपुट टैक्स कलेक्ट किया, लोकल सेल किया, सीजीएसटी आया, एसजीएसटी आया, आईजीएसटी के नाम पे भी कुछ बैलेंस आया। अब सामने परचेजेस भी करते जा रहे हैं, लोकल परचेज करते हैं तो सीजीएसटी पे ऑफ करते हैं, एसजीएसटी पे ऑफ करते हैं, इंटरस्टेट परचेजेस होते हैं तो आईजीएसटी पे ऑफ करते हैं। अब कैसा है कि जैसे ही मंथ एंड होता है ना, ये सारा जितना भी कलेक्शन है, सरकार बोलती है भाई रिटर्न फाइल करो, पैसे जमा करवाओ। हम बोलते हैं क्रेडिट भी तो लेंगे, बोला ले लो क्रेडिट, हम कहाँ मना कर रहे हैं, लेकिन क्रेडिट लेने का एक तरीका होगा, वो तरीका आपको फॉलो करना है। अगर आप सीजीएसटी का क्रेडिट लेते हो तो आपको रैंकिंग फॉलो करना है। पहले आप इसको सीजीएसटी चुकाने के लिए, मतलब ये वाला बैलेंस चुकाने के लिए यूज कर सकते हो। उसके बाद भी इसमें कुछ बचा और आपकी कुछ आईजीएसटी लायबिलिटी बाकी है, तो उसके सामने इसको यूज कर सकते हो। एसजीएसटी वाले में भी सिमिलर है, पहले एसजीएसटी का बैलेंस पे करने के लिए यूज करो, उसके बाद इसमें कुछ बचा है और आपकी ये वाली लायबिलिटी बाकी है, तो आप उसको आईजीएसटी पे ऑफ करने के लिए यूज कर सकते हो। तीसरा, आईजीएसटी का जो बैलेंस है वो पहले ये आईजीएसटी पे ऑफ करने के लिए यूज होगा। फिर उसके बाद बोला है इन एनी ऑर्डर, मतलब आप ये बैलेंस अब इसके अगेंस्ट भी यूज कर सकते हो और इसके अगेंस्ट भी यूज कर सकते हो, बट हम सेंटर वर्सेस सेंटर रखेंगे तो ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा, तो अपन अपना ऑर्डर फिक्स कर रहे हैं यहाँ पे एग्जाम के लिए। ये बात एक समझ आ गई। ये सब कुछ 49 सबसेक्शन 5 में बोला, स्टार्टिंग में आपने पढ़ा। फिर बात आती है इन तीन बैलेंसेस की, कि इनमें से पहले कौन सा और बाद में कौन सा। भाई पहले आईजीएसटी यूज कर लो, फिर सीजीएसटी यूज कर लो, फिर एसजीएसटी यूज कर लो। तो ये बातें 49A 49B उसमें बोली थी, और रूल 88A में ये जो स्विच कर सकते हैं वो ऑप्शन बोला था। तो हमें वो रेफरेंस पॉइंट एग्जैक्टली नहीं भी कोट करना है, ठीक है, बट एटलीस्ट हमें प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट कैसे करना है पता होना चाहिए। इन्होंने ऐसे बोला कि सबसे पहले आपको आईजीएसटी का फंड एग्जॉस्ट करना पड़ेगा, ये पूरा खत्म हो जाए, उसके बाद आप सीजीएसटी पे जाओ, उसके बाद आप एसजीएसटी पे जाओ। क्योंकि फिर उन्होंने ये भी बोला था कि आईजीएसटी पे ऑफ करने के लिए अगर आपके पास दोनों फंड्स अवेलेबल है तो फर्स्ट यू शुड यूटिलाइज सीजीएसटी। तो वहीं से पता चल गया फर्स्ट के बाद सेकंड ये है और थर्ड ये। बात समझ आई? इतना में पूरा समराइज हो गया। यही पढ़ा अपन ने इतनी देर से, और कुछ भी नहीं पढ़ा, बस स्टेप बाय स्टेप गए, थोड़ा टाइम लगा। बट अब देखो लग रहा होगा हाँ सिंपल है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तीनों फंड्स में से पहले ये यूटिलाइज करेंगे, फिर सेंटर, फिर स्टेट, और जब यूटिलाइजेशन हो रहा होगा तो ये वाला रैंकिंग फॉलो करेंगे। इससे ऊपर कुछ भी नहीं। क्लियर? अब प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट कैसे करना है वो सम्स में देख लो। तो इलस्ट्रेशन देखो, फर्स्ट पेज 178 पे बोला हुआ है। अभी मत जाओ उस पर, ये समझ आया यहाँ तक? तो पहले प्रैक्टिकल सम देख लो फिर उस पे जाओ। अभी इस पे आया ना यहाँ तक तो थोड़ा दिमाग में होगा, एप्लीकेशन समझ लो, फिर थियरी पे वापस चलते हैं। तो मिक्सअप होगा, जरूरी नहीं है, अभी काम चल जाएगा उसके लिए। हाँ, इलस्ट्रेशन पेज 178 बोला मिस्टर जेड सप्लायर ऑफ गुड्स है, pays GST under the regular scheme. Okay. Mr. Z is an interstate supplier and hence not eligible to any threshold exemption. वो भी ठीक है। He has made the following taxable supply. तो इंटरस्टेट सप्लाई करता है, तो आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज कितने रुपए के किए वो दे रखा है, इंट्रा स्टेट और इंटरस्टेट। विद इन द स्टेट 12 लाख रुपए का सामान बेचा, इंटर स्टेट में 4.5 लाख रुपए की सेल्स किए, परचेजेस भी किए विद इन द स्टेट, आउट ऑफ द स्टेट, परचेजेस का डेटा भी दे रखा है। कुछ ओपनिंग बैलेंसेस भी आपके पास ऑलरेडी पड़े हैं, क्योंकि आईटीसी पूरा मंथ टू मंथ जीरो थोड़ी हो जाता है, कितनी बार अपने कैरी फॉरवर्ड भी करते हैं, तो बैलेंस अवेलेबल है। सप्लाईज पे जीएसटी कितना लगता है उसका रेट दे रखा है। अब इस बेसिस पे हमें कैलकुलेशन करना है, देखते हैं। आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, आपके पास आईटीसी में कितना बैलेंस पड़ा हुआ है वहां से शुरू कर सकते हैं। एक ओपनिंग बैलेंस जैसा बोला है ना, सीजीएसटी का ओपनिंग बैलेंस 45,000, एसजीएसटी भी मोस्टली सेम ही होगा, और आईजीएसटी है 1,05,000। ये ओपनिंग बैलेंस है, पिछले महीने का कैरी फॉरवर्ड हो क्या है। अब आपने इस महीने भी परचेजेस किए,
उन परचेजेस पे और आईटीसी मिला होगा, इनपुट टैक्स पे किया होगा, तो वो इसमें प्लस हो जाएगा। इस महीने के परचेजेस में इनवर्ट सप्लाईज देख लो, इंट्रा स्टेट विद इन द सेम स्टेट कितना परचेज किया, 4,50,000, उस पर 18% जीएसटी भरा होगा। अब लोकल सप्लाईज है तो 9+9 होगा ना, तो 4,50,000 पे 9% गिनना पड़ेगा, तो आपको कितना मिलेगा सीजीएसटी पोर्शन। बात समझ आ रही? 4,50,000 पे 9% सीजीएसटी कितना आ रहा है? 40,500। दिस इज सीजीएसटी पेड ऑन परचेजेस एंड दिस इज एसजीएसटी पेड ऑन परचेजेस। समझ आए? सेम ही होगा। टोटल 18% निकाल के हाफ कर दो या 9% गिन लो, बात एक थी, दोनों में से कुछ भी कर सकते हो। अच्छा, इंटरस्टेट परचेजेस भी तो किए ना 75,000 रुपीज के, उस पर भी 18% आईजीएसटी भरा होगा, तो वो कितना हो रहा है किलो? 75,000 पे 18%, 13,500 आ रहा है ये। तो आपके पास जो टोटल आईटीसी पड़ा हुआ है इनपुट टैक्स, वो इसका टोटल है 85,500, और ये है इतना बैलेंस अवेलेबल है। एक पार्ट तो सॉर्ट हो गया। अब सेल्स पे जीएसटी कलेक्ट भी किया होगा, वो पोर्शन देख लेते हैं, फिर आईटीसी लेना स्टार्ट करेंगे। सेल्स में आउटवर्ड सप्लाईज में इंट्रा स्टेट 12 लाख रुपए, 12 लाख पे 18% टोटल जीएसटी कितना हो रहा है? 2,16,000। बट ये तो इंट्रा स्टेट है ना, तो आधा आधा कलेक्ट हुआ होगा ना, सीजीएसटी एसजीएसटी डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, तो 1,08,000 सीजीएसटी कलेक्ट हुआ, 1,08,000 एसजीएसटी कलेक्ट हुआ। ठीक है यहाँ तक? फिर इंटर स्टेट सेल्स भी किया आपने 4.5 लाख रुपए का, उस पे आईजीएसटी आया होगा कितना, 18%, तो 4.5 लाख पे 18% गिनो कितना होगा, 81,000। तो ये आईजीएसटी कलेक्ट हुआ होगा 81,000। यहाँ तक क्लियर है? तो ये तो अभी क्वेश्चन के बेसिस पे अपन ने नंबर्स जो है वो एक बार लिख लिए। अब इसके सामने आईटीसी सेट ऑफ करना स्टार्ट करेंगे। चलो अब एप्लीकेशन करना है। अब देखो शुरुआत कैसे होगी। ये सब सरकार पैसे मांग रही है भाई, इतना कलेक्ट किया ना कस्टमर से, जमा करवाओ। हम बोलते रुक जाओ पहले सेट ऑफ तो लेने दो, बोले हाँ सेट ऑफ ले लो। और सेट ऑफ लेते टाइम सेक्शन 49 और रूल 88 का ध्यान रखना, जो बाकी का बचे हो कैश में दे देना। हमने बोला चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन तीनों फंड्स में से कौन सा फंड यूटिलाइज करूं? आईजीएसटी। आईजीएसटी में टोटल मेरे पास 1,18,500 पड़े हुए हैं। इसका क्या मतलब है कि मैं ऑलरेडी सरकार को पे कर चुका हूँ, तो अब मैं इसको यूज करूंगा। अब अगर आईजीएसटी का फंड यूटिलाइज कर रहा हूँ, तो सबसे पहले इनमें से क्या पे करने के लिए यूटिलाइज करूँ? आईजीएसटी। आईजीएसटी पे करना कितना बनता है? 81,000। मेरे पास बैलेंस पड़ा है 1,18,500, ज्यादा ही है ना, तो पूरा सेटल हो जाएगा, कोई टेंशन ही नहीं है। तो ये 1,18,500 में से मैं 81,000 यूज कर रहा हूँ टू पे ऑफ आईजीएसटी। बात समझ आई? और ये 81,000 जो मेरा ड्यू था, पेएबल था, वो सेटल हो गया। और ये पैसा आया कहाँ से? आईजीएसटी फंड में से। बात समझ आई? अब मेरी आईजीएसटी लायबिलिटी जीरो, कुछ पे ऑफ करना बाकी नहीं है, पर इसमें तो बैलेंस बचा होगा। ये बैलेंस बचा है मेरे पास। बात समझ आ गई? बोलो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? अब क्लियर है अप्लाई कैसे करना है? अभी नेक्स्ट क्या करे? उन्होंने बोला था जब तक आईजीएसटी का फंड एग्जॉस्ट नहीं हो जाता, दूसरे फंड पे नहीं जाना है। तो मैं क्या करूंगा, ये बचा हुआ अमाउंट पे पहले यूज करूंगा। अब आईजीएसटी के सामने आईजीएसटी तो सेटल हो गया, व्हाट नेक्स्ट? सीजीएसटी। सीजीएसटी लायबिलिटी मेरी कितनी है? 1,08,000। मेरे पास बैलेंस कम है, तो जितना है उतना तो यूज करूँ पहले एक बार। तो इसमें से 37,500 पूरा मैं यूज कर रहा हूँ टूवर्ड्स सीजीएसटी। तो ये मेरा फंड हो गया एग्जॉस्ट, खत्म। अच्छा, और ये मेरी लायबिलिटी भी तो कम हो गई उतने अमाउंट से, तो 37,500 पे ऑफ हो गया फ्रॉम आईजीएसटी फंड। अभी भी कुछ लायबिलिटी बाकी होगी, डिफरेंस कितना? 70,500। चलो ठीक है। अब एक तरफ ये वाला जो फंड है ना अपना आईजीएसटी फंड, पूरा एग्जॉस्ट हो गया। चलो अब दूसरे फंड पे जा सकते हैं। अब सीजीएसटी पे चलते हैं, ऑर्डर कॉम्प्लिकेट तो करना नहीं है। अब सीजीएसटी में मेरे पास 85,500 पड़े हुए हैं, ये पहले किसके सामने यूज करने पड़ेंगे? क्लियर? बैलेंस ज्यादा है, आउटस्टैंडिंग कम है, तो ये पूरा सेटल हो जाएगा, सीधी बात तो यही है। तो इसमें से मैं 70,500 यूज कर लेता हूँ टू पे ऑफ माई सीजीएसटी लायबिलिटी।
बैलेंस कितना बचेगा? और ये 70,500 पूरा सेटल कहाँ से पैसा आया? सीजीएसटी फंड में से आया। लायबिलिटी जीरो, कैश लायबिलिटी जीरो। समझ आ गया? अच्छा, अभी भी सीजीएसटी में मेरे पास फंड पड़ा हुआ है 15,000 रुपये। अब देखो, ये तो पेएबल था, खत्म। ये भी खत्म, बचा क्या है? एसजीएसटी। अब क्या एसजीएसटी पे ऑफ करने के लिए मैं ये यूज कर सकता हूँ? नहीं, क्रॉस यूटिलाइजेशन अलाउड नहीं है। तो नेक्स्ट ऑप्शन क्या है अपने पास? एसजीएसटी का फंड पड़ा है, वो यूज कर सकते हैं। अब ये फंड सबसे पहले इसके सामने सेट ऑफ होता है, और फंड कम है, पेमेंट करना ज्यादा है, तो पूरा यूज कर लो। 85,500 पूरा एसजीएसटी पे ऑफ करने में यूज हो जाएगा, और ये फंड हो गया खत्म। और यहाँ पे 85,500 मेरा पे ऑफ हो गया फ्रॉम एसजीएसटी फंड। अभी भी कुछ बाकी है, ठीक है। अब देखो क्या बचा है, क्या करना है। बैलेंस अवेलेबल में खाली सीजीएसटी पड़ा है, पे ऑफ करने में खाली एसजीएसटी पे ऑफ करना बाकी है। आमने सामने कुछ है पॉसिबिलिटी? नहीं। तो ये 15,000 का क्या करूँ? कैरी फॉरवर्ड। यूटिलाइज तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि एसजीएसटी के सामने इस महीने तो नहीं हो सकता। तो ये जो 15,000 है ना, ये हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट मंथ। और कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा, ये वाला जो 22,500 है, अब ये जेब से ही भरना पड़ेगा, क्योंकि और कोई फंड बचा ही नहीं इसके सामने यूज करने के लिए। तो ये आपका जो है, दिस इज पेएबल इन कैश। कैश लेजर के थ्रू पे हो जाएगा। अब बैंक अकाउंट से 22,500 कैश लेजर में लोड करोगे, और उसमें से एसजीएसटी के नाम पे पे ऑफ कर दोगे, बात खत्म। और ये एसजीएसटी तो किसको जाएगा? जो स्टेट गवर्नमेंट होगी उसको जाएगा, जहाँ पे आप रजिस्टर्ड हो। अब गुजरात में रजिस्टर्ड होते, गुजरात गवर्नमेंट को जाएगा। आ रही बात समझ में? अब देखो, प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, तो समझ में आ रहा होगा शुरू कहाँ से करना है, जाना कहाँ से। तो ये इस तरीके से एप्लीकेबल है। अब देख लो, कुछ अगर पूछना है, नहीं समझ आ रहा है तो बोलो, लिखना है। एक साल खत्म हो गया, उसके बाद ही होना है। वो तो दूर है, फिर तो 16 सबसेक्शन 4 आ जाएगा, तो उसको अभी मत मिक्स करो। अभी अगले महीने तक तो जा ही सकता है। वो लैब्स कब होगा? वो तो 16 सबसेक्शन 4 की दो कंडीशन में से विच एवर इज अर्लियर वाला है, 30 नवंबर, और दूसरी डेट एनुअल रिटर्न वाली। नोट कर लिया? समझ आया? कुछ पूछना है तो पूछ लो, अगला सवाल आपको ही करना है फिर। है कुछ कंफ्यूजन? नहीं? ठीक है, अगला इलस्ट्रेशन देखें। इसमें अच्छा काम किया, अगले सम में ना जीएसटी गिन के दे दिया डायरेक्ट। वो रेट मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करो, वो सब नहीं करना है, सीधा दे ही दिया है। तो आप भी ऐसे ही स्टार्ट करो। आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, इनपुट टैक्स क्रेडिट, दोनों के बैलेंसेस पे सेट ऑफ करना शुरू करो, देखो कितना समझ आता
ठीक है, ये सारे नंबर्स हैं। अब सेट ऑफ कैसे करना है वो देखना है। ट्राई किया आप लोगों ने? सॉल्व करके देखें। टैली कर लो, वैल्यूज आ गई है तो सबसे पहले क्या करेंगे, आईजीएसटी यूज करेंगे। आईजीएसटी का बैलेंस कितना अपने पास, 6000। इसको यूज करना है तो पहले आईजीएसटी के सामने यूज करना पड़ेगा, तो वो अमाउंट ज्यादा है पेपर तो पूरा यूज हो जाएगा। 6000 रुपये खत्म, और यहाँ 6000 रुपये पे कर दिया, बचा कितना अभी भी 1500। दूसरी सिचुएशन, अब ये फंड एग्जॉस्ट हो चुका है तो इस पे जा सकते हैं सीजीएसटी पे। अब सीजीएसटी पहले सीजीएसटी के सामने यूज करना पड़ेगा, वही ऑप्शन है। तो ये जो 7000 रुपये है, ये पूरा इसमें से पे ऑफ हो गया। अभी देखो सीजीएसटी में 1000 रुपये पड़ा हुआ है, क्या करे इसका, आईजीएसटी पे ऑफ करने में यूज हो जाएगा रैंकिंग के हिसाब से। तो ये 1000 रुपये आईजीएसटी पे ऑफ करने में आपने यूज कर दिए, बैलेंस खत्म। और यहाँ पे आपकी 1000 रुपये की लायबिलिटी खत्म, जो सीजीएसटी फंड में से सेटल होगी। 500 अभी भी बाकी है। अब नेक्स्ट देखो, ये फंड एग्जॉस्ट हो चुका, ये फंड एग्जॉस्ट हो चुका, लास्ट ये बचा एसजीएसटी। एसजीएसटी पहले यूज किसके सामने होगा, एसजीएसटी के सामने। पूरा 7500 खत्म हो जाएगा। यहाँ कितना पेएबल रह गया, 1000। अब देखो तीनों फंड्स एग्जॉस्ट हो चुके हैं ना, कुछ बाकी नहीं है। तो ये जो भी आपका पेएबल अभी भी दिख रहा है वो कैसे पे होगा, कैश में। तो ये वाला 1000 कैश में पे होगा, और ये 1000 भी कैश में पे होगा। बात समझ आ रही, बोलो कुछ कंफ्यूजन यहाँ तक क्लियर? ये फाइनल आंसर आपका यहाँ पे टैली होना चाहिए। यहाँ तक कुछ नहीं समझ आया तो बोलो। सर ये आपने रेगुलर स्कीम लिखा है उस पे से, और टैक्स लायबिलिटी लिखा है उस पे से डिसाइड किया ना कि हमें परसेंटेज काम करना है या एलिजिबिलिटी और रेगुलर स्कीम में मतलब नॉर्मल स्कीम है, जीएसटी लगेगा, कॉम्पोजिशन लेवी है, ऐसा कुछ पॉइंट नहीं है, वो तो अंडरस्टूड है। टैक्स लायबिलिटी तो वही बात होगी ना, रेगुलर स्कीम के हिसाब से जीएसटी कलेक्ट करना है, उसमें डिसाइड क्या करना है। आपने ऐसे डिसाइड आपको लाइक है आपने बोला कि लगाना उस पे काम करना है, इसमें आपने बोला कि एलिजिबिलिटी और नहीं नहीं, वो ऐसा है, क्वेश्चन का प्रेजेंटेशन अलग है। पहले वाले सब में उन्होंने बोला हुआ है कि इट इज वैल्यू ऑफ सप्लाई, वो तो कोट किया है ना, सप्लाईज की वैल्यू है वो। पहले इलस्ट्रेशन में ऐसे लिखा है, आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू। तो 12 लाख रुपए का सामान बेचा है, 12 लाख जीएसटी नहीं है, उस पर 18% जीएसटी हमने लिया है, वैसी बात है। बट इस वाले सम में ना डायरेक्ट वो टैक्स लायबिलिटी दे दी है कि सीजीएसटी की इतनी लायबिलिटी आपकी, एसजीएसटी की इतनी, और आईजीएसटी की इतनी, वो टर्नओवर नहीं है। तो सप्लाईज की वैल्यू मतलब टर्नओवर है,
और जीएसटी का अमाउंट है मतलब डायरेक्ट टैक्स लायबिलिटी। हाँ इसीलिए। हाँ हाँ, वो तो सीधा टैक्स लायबिलिटी देती है, उसमें से डिसाइड किया। हाँ, इसमें खाली एक है ना पॉइंट ध्यान रखना है, कैलकुलेशन अपना कंप्लीट है, बट कंसेप्चुअली बता रहा हूँ कि आईजीएसटी और एसजीएसटी, इंटीग्रेटेड टैक्स और एसजीएसटी, जब भी आमने सामने कहीं सेट ऑफ होते हैं तो गवर्नमेंट्स को इंटरनली एक दूसरे से पैसे एक्सचेंज करने पड़ते हैं। एक स्पेसिफिक सिचुएशन है, वो समझ लो। देखो ऐसा है, आपने ना इनपुट टैक्स के नाम पे आईजीएसटी पे किया है, और आउटपुट टैक्स के नाम पे एसजीएसटी कलेक्ट किया है, ऐसा कुछ है। अब हमने देखा था ना, आईजीएसटी का फंड सबसे पहले यूज करना होता है, इसको हम पहले यूज करते हैं टू सेट ऑफ आईजीएसटी, फिर इसको यूज करते हैं टू सेट ऑफ सीजीएसटी, फिर इसको यूज करते हैं टू सेट ऑफ एसजीएसटी। अब ये जो सिचुएशन आ रही है ना, इसकी बात कर रहा हूँ। आपने इनपुट टैक्स भरा किसको था, ये वाला आईजीएसटी किसको गया था, सेंट्रल गवर्नमेंट को। अब ये एसजीएसटी आपसे मांग कौन रहा है, ये तो स्टेट गवर्नमेंट मांग रही है, अपनी गुजरात गवर्नमेंट। गुजरात गवर्नमेंट जब ये पैसा मांग रही है, तो ये पे करते टाइम आप क्रेडिट ले रहे हो। क्रेडिट किसका ले रहे हो, आईजीएसटी का। मतलब आप क्या कर रहे हो, जो टैक्स आपने सेंट्रल गवर्नमेंट को चुकाया है, उसका क्रेडिट आप स्टेट गवर्नमेंट से मांग रहे हो। बात समझ आ रही है। गुजरात गवर्नमेंट को आप बोल रहे हो सर ये एसजीएसटी में कैश में नहीं भरूंगा। बोले क्यों नहीं भरोगे भाई, हमने आईजीएसटी भरा हुआ है पीछे, उसमें मेरे पास बहुत बैलेंस पड़ा है, मैं तो वही यूज कर लूंगा आमने सामने, मैं कैश नहीं दे रहा। गुजरात गवर्नमेंट बोलेगी यार ये तो आईजीएसटी तो सेंट्रल गवर्नमेंट को गया है, हमें तो मिला ही नहीं है, और ये हमसे क्रेडिट मांग रहा है। फिर रूल चेक किया, सेक्शन 49 चेक किया, तो बोला अलाउड है, ऐसा हो सकता है, देना ही पड़ेगा। चलो आपको क्रेडिट दे दिया सरकार ने, पर फिर पता है क्या होगा, गुजरात गवर्नमेंट अंदर अंदर सोच रही होगी यार अपना तो नुकसान हो गया। अब एसएससी को कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन अपने हाथ में पैसे कहाँ आए थे। मतलब मैंने बोला एसजीएसटी चुका दे, वो बोल रहा है आईजीएसटी भरा है ना, सेट ऑफ कर लो। तो फिर आईजीएसटी तो सेंट्रल को भरा है, तो मेरे अकाउंट में तो पैसे आए नहीं थे ना, और सेट ऑफ मुझे देना पड़ा। तो आपको नहीं लगता इस पूरे सिनारियो में गुजरात गवर्नमेंट का नुकसान हो गया। क्रेडिट मतलब इनपुट टैक्स आया भी नहीं और आउटपुट पे क्रेडिट देना पड़ गया, तो लॉस नहीं हो गया। पर क्रेडिट दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। फिर ऐसा होता है, गुजरात गवर्नमेंट ना सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलती है कि बोले यार ये ट्रांजेक्शन हुआ है, एक एसएससी है, उसने एसजीएसटी नहीं चुकाया, बोले मैंने आईजीएसटी भरा है और क्रेडिट ले लिया। आप एक काम करो, वो जो पैसा है ना आईजीएसटी फंड में से हमें ट्रांसफर करो। ऐसा होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट वो पैसा स्टेट गवर्नमेंट को ट्रांसफर करती है। बोले यार देखो आइडियली आपको तो पैसे मिलने चाहिए थे, उसने हमें पैसे दिए थे और क्रेडिट आपसे ले गया, कोई बात नहीं ना, हम आपको पे ऑफ कर देते हैं। तो जितना क्रेडिट आप गुजरात गवर्नमेंट से मांग रहे हो, जो आपको मिला, उतना ही पैसा गुजरात गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से मांग के मंगवा लेती है, तो पैसे हमें दे दो। दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ जीएसटी। ये ट्रांजेक्शन हमें नहीं पता चलता, होता बैकएंड में होता है। अपने को क्या फर्क पड़ता है, अपन ने क्रेडिट ले लिया, अपन फ्री हो गए। लेकिन इंटरनली वो लोग ये फंड एक्सचेंज करते हैं, दैट इज ट्रांसफर ऑफ फंड फ्रॉम वन गवर्नमेंट टू अनदर। ये प्रॉब्लम पहले सरकार अपने सिर पे लेती नहीं थी। सेंटर वर्सेस स्टेट के कोई टैक्सेस का क्रेडिट नहीं देंगे, बात ही खत्म, हम क्यों ये सब झमेला पाले। लेकिन जीएसटी में इजी बनाना था कंप्लायंसेस को, तो बोला अब ये करेंगे, जो असेसी है उसको क्रेडिट दे दो, उसको मत भगाओ कि सेंटर का टैक्स है स्टेट का टैक्स है, उसको क्रेडिट दे दो, हम आपस में एडजस्टमेंट कर लेंगे। बट इसमें खाली एक वो सीजीएसटी वर्सेस एसजीएसटी, वो लोग बोले ये कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, ये नहीं कर पाएंगे, वो आप अगले महीने सेट ऑफ ले लेना किसी और के सामने। बट आईजीएसटी के सामने अगर एसजीएसटी, या एसजीएसटी के सामने आईजीएसटी इंटरनली सेट ऑफ हुआ है, तो सरकार आपस में फंड एक्सचेंज कर लेगी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। तो उतना तो कन्वीनियंस हो गया जीएसटी के आने से, दिस इज अ प्लस पॉइंट। आई बात समझ में, क्लियर हुआ। बस इसके साथ कंसेप्चुअली ये टॉपिक आपका कंप्लीट है। एक सेक्शन 50 बताना बाकी है बस। सेक्शन 50 पेज 176 पे दिया हुआ है। इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स। जीएसटी पे करने में अगर डिले करोगे, तो सरकार आपसे टैक्स मतलब इंटरेस्ट तो मांगेगी ना अलग से। तो वो इंटरेस्ट के लिए यहाँ पे दो प्रोविजन है, सब सेक्शन 1 और 2। रीजन भी अलग अलग है। सब सेक्शन 1 में ऐसा बोला है कि आपने जीएसटी पे करने में लेट किया, आपने जो इनपुट सॉरी जो रिटर्न फाइल है वो लेट से किया, और टैक्स बाद में भरा ड्यू डेट निकल जाने के बाद। ड्यू डेट क्या थी, अगले महीने की 20 तारीख, जो अपन बात कर रहे थे रिटर्न फाइलिंग, कि अगले महीने की 20 तारीख जो है दैट इज डेडलाइन, तब तक आपको रिटर्न भर के पैसे जमा करने होते हैं। 20 तारीख के अगले दिन से ये सब सेक्शन आ जाएगा। अब जितना लेट करोगे ना, 18% इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा। 18% काफी हैवी रेट हो जाता है। 18% पर एनम, कैलकुलेट पर डे बेसिस पे होता है। 10 दिन लेट किया ना, तो 10 दिन का ब्याज लगेगा। रेट कौन सा लगाएंगे, 18% पर एनम।
बोले सर गिनेंगे कैसे, कैलकुलेशन देख लो। वो भी इजी है। एक एग्जांपल दे देता हूँ चलो। आपकी जो जीएसटी की लायबिलिटी है ना, जो पे करना बाकी है, वो है 10,000 रुपये, जो आप नहीं भर रहे हो, रिटर्न फाइलिंग की डेट चली गई। आपने जो डिले किया, वो डिले आपने किया 10 डेज। तो अब इंटरेस्ट कितना लगेगा, तो बोला 10,000 रुपये पे हम कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट एट द रेट 18% पर एनम। कितने दिन का, 10 दिन का, आउट ऑफ 365 डेज पर डे लगेगा। रेट एनुअल होता है लेकिन इंटरेस्ट पर डे काउंट होता है। ये कैलकुलेट करके देख लो क्या आ रहा है। जो भी अमाउंट आ रहा है गिन के बता दो। अप्रोक्स 50 रुपए। तो ये इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा। जितना लेट होगा उतना इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। पर डे बेसिस पे गिनना है ना, 11 दिन, 12 दिन, 15 दिन हो गए तो इंटरेस्ट और बढ़ जाएगा। कैलकुलेशन ऐसे होता है, सिंपल कैलकुलेशन। तो रेट ध्यान रखना 18% इन केस ऑफ डिले इन द पेमेंट ऑफ टैक्सेस। दूसरा है सबसेक्शन 2। इसमें इंटरेस्ट लगाने का रीजन अलग है। यहाँ पे इन्होंने बोला है जो आईटीसी क्लेम करते हैं ना, वो आपने एक्सेस क्लेम कर लिया। जितना इनपुट टैक्स का क्रेडिट उस महीने मिलना चाहिए था, उससे ज्यादा क्लेम कर लिया। तो बोला इस सिचुएशन में हम इंटरेस्ट लगाएंगे 24% पर एनम। जब पता चलेगा तब रिकवरी तो होगी। डिपार्टमेंट को मालूम पड़ेगा यार, इसको आईटीसी जितना मिलना चाहिए तो ज्यादा क्लेम कर लिया इसने, कम पैसे कैश में भरे, गलत हो गया, तो वसूल करो इससे पैसा। तो पैसा तो वसूल करना ही है, लेकिन उसमें इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे, वो ज्यादा गलत हो गया। क्योंकि रिटर्न फाइल नहीं कर रहे, वो तो ऑन द फेस दिख रहा है कि रिटर्न फाइल नहीं किया है। लेकिन आईटीसी ज्यादा क्लेम कर लिया है तो ढूंढना पड़ेगा, मेहनत करवाई, इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ गया। तो वो कितना हो गया, 24% पर एनम। कैलकुलेशन का तरीका सेम है, जितना आपने पैसा जितने दिन तक यूज किया उतना, बस ये 18 के बदले 24 हो जाएगा। कैलकुलेशन पर डे बेसिस पे रहता है। दिस इज सेक्शन नंबर 50। अब इसमें एक इलस्ट्रेशन बाकी है, तीसरा वाला, वो अभी कंप्लीट करो। सेम टाइप का ही सामने प्रैक्टिस हो जाएगी, चैप्टर खत्म ही करो। स्टार्ट करो थर्ड इलस्ट्रेशन, पेज 180। ट्राई कर लो फिर आगे।
नहीं, नॉट नेसेसरी। अपन जैसे कर रहे थे वैसे भी कर सकते हैं। बता देता हूँ। ये इलस्ट्रेशन का क्या हुआ, सॉल्व हो गया? प्रेजेंटेशन अपन जैसे कर रहे हैं वैसे भी कर सकते हो, नॉट नेसेसरी कि आपको सेम तरीके से करना। हाँ, वो आपको लिखना पड़ेगा, बिकॉज आपने कौन सा अमाउंट पहले यूज किया, कौन सा बाद में, वो चेकर को कैसे समझ आएगी। तो अपन जैसे वर्किंग नोट्स में आपको प्रोविजन समझाना पड़ता है, तो वो आप एक साथ समझा दो पहले, फिर पहले एप्लीकेशन स्टार्ट कर दो, क्योंकि आप टेबुलर फॉर्मेट में समझा रहे हो तो फिर आपके पास वो एसएल बीच में लिखने का मौका नहीं होगा ना। तो फिर आप डायरेक्टली प्रोविजन जो है वो नीचे वर्किंग नोट में समझा सकते हो। चले, हाँ, एक्सेस आईटीसी वाला जो है उसमें यहाँ से कोई नंबर देख लेते हैं। जैसे ये 15,000 है, ये सेट ऑफ करना अलाउड नहीं था, लेकिन हमने फिर भी सेट ऑफ ले लिया, तो दिस इज एक्सेस यूटिलाइजेशन। नहीं मिलना चाहिए था, फिर भी मिल गया। ये तो अगले महीने मिलना चाहिए था ना, आपने इसी महीने क्लेम कर लिया, तो इसको एक्सेस यूटिलाइजेशन बोलेंगे। इससे क्या होगा पता है, कैश पेएबल कम हो जाएगा। अब इसके सामने अगर ये 15,000 सेट ऑफ कर लेते तो कैश पेएबल आपका 22,500 सीधा 7,500 पे आ जाता। तो आपने गवर्नमेंट का पैसा यूज किया ना, जो आपको क्लेम करने को नहीं मिलना चाहिए था इस मंथ। अब जब तक ये क्लेम करने को मिलेगा वो अलग बात है, लेकिन उतने दिन तक तो आपके पैसे यूटिलाइज होते रहे। तो 15,000 रुपीज पे फिर आपको पर डे इंटरेस्ट देना पड़ेगा 24% पर एनम के हिसाब से, वैसा।
सीजीएसटी के साथ एसजीएसटी नहीं हो सकता? हाँ, नहीं हो सकता। मैं हर नंबर्स के बेसिस पे बता रहा हूँ कि आपके पास कोई ऐसा क्रेडिट पड़ा हुआ है जो यूटिलाइज नहीं हो सकता या इस मंथ नहीं हो सकता, तो आपने फिर भी सेट ऑफ कर लिया, क्लेम में डाल दिया। कितनी बार ऐसा होता है, पता चलेगा तो देख लेंगे, ऐसा हो गया, तो भले नहीं हो सकता, आपको मालूम है, फिर भी आपने क्लेम में डाल दिया, वहां प्रॉब्लम आ सकती है। तो तो फिर एक्सेस, टोटल जैसा आपने सिचुएशन में बताया सीजीएसटी एसजीएसटी के लिए, तो फिर वही सिचुएशन लगा कि सीजीएसटी का बैलेंस बचा हुआ है, मतलब 5 years सीजीएसटी हाँ क्लेम। वही सिचुएशन आ सकती है, बाकी कोई ऐसी सिचुएशन तो आएगी नहीं जहाँ पे प्रॉब्लम है। एक और सिचुएशन प्रैक्टिकली आ सकती है, जो कैपिटल गुड्स होते हैं ना, कैपिटल गुड्स पे जो अपने इनपुट टैक्स पे करते हैं मशीन्स पे, वो यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन रूल्स में है, वो प्रैक्टिस वालों को पता है। उसमें ऐसा है, कैपिटल गुड्स का आईटीसी आपको एक साथ नहीं मिलता है। अब उसका एग्जांपल देता हूँ तो वो पॉइंट में भी और रेलेवेंट लगेगा। जैसे आपने कैपिटल गुड्स परचेज किया, अब मशीन की वैल्यू है 10 लाख रुपए, और उस पर 12% जीएसटी है, तो सीधा 1,20,000 तो आपका जीएसटी चला गया। अब आइडियली आप क्या करोगे, ये आपका इनपुट टैक्स है ना, क्रेडिट लेजर में ले जाओगे, अगले मंथ पूरा आउटपुट टैक्स के सामने सेट ऑफ कर दोगे। अब जब आप ऐसा करोगे, गवर्नमेंट का उस महीने का रेवेन्यू मिल जाएगा। वो सोच रहे थे जीएसटी आएगा अच्छा खासा, आपने सीधा 1,20,000 का क्लेम डाल दिया। एक्चुअली तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, 1,20,000 सरकार को तो मिल ही चुका है ना, उसी का तो आप क्लेम डाल रहे हो। लेकिन ये बोलते हैं नहीं, ऐसा नहीं, हम लोग ना कैपिटल गुड्स पे क्योंकि अमाउंट इतना बड़ा हो जाता है, हम इसका क्रेडिट एक साथ नहीं देंगे। इसका क्रेडिट आपको आने वाले कुछ महीनों में डिवाइड करके इंस्टॉलमेंट्स में देना पड़ेगा। अब ये इनकी फालतू की दादागिरी है, जबकि आइडियली तो मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं देते। तो क्या होता है ना, ये आप मंथली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा करके डिवाइड करके क्लेम करो फॉलोइंग मंथ्स में। अब इसमें अगर आपने ज्यादा क्लेम कर लिया, तो उन्होंने बोला था कि भाई आप 6 महीने में डिवाइड कर लेना, एक साथ मत क्लेम करना, फिर भी आपने पूरा क्लेम डाल दिया। नाउ दैट इज एक्सेस यूटिलाइजेशन, तो फिर उसमें इंटरेस्ट लगता रहेगा वैसा। तो सोचो, भरवाया पूरा एक साथ 1,20, अब क्रेडिट देना है तो इंस्टॉलमेंट में बात कर रहे हैं। समझ आ रहा है, ये रियल प्रॉब्लम है। इस वजह से क्या हो रहा है पता है, बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स जो मशीन्स पे इतना जीएसटी भरते हैं ना, उनको क्या बोलते हैं, एक साथ मत क्लेम करो, इंस्टॉलमेंट में क्लेम करो। बट फिर वो जो आप पूछ रहे थे पॉइंट, आईटीसी कब तक कैरी फॉरवर्ड करें, वो भी तो प्रॉब्लम आ जाती है। तो बहुत बार ये हो जाता है कि लैप्स हो जाता है उस चक्कर में, क्योंकि फिर ये कैरी फॉरवर्ड करवाते रहते हैं। और हर महीने सेल भी तो होता है, उसमें भी आउटपुट टैक्स कलेक्ट होता है, हर महीने परचेज होता है, उसमें भी इनपुट टैक्स पे होता है, तो वो भी तो क्लेम होता है। तो बहुत बार क्या होता है ना, ये क्लेम हो ही नहीं पाता है, कैरी फॉरवर्ड होता रहता है, और होते होते डेडलाइन आ जाती है और वो लैप्स हो जाता है। तो उस वजह से बहुत सारे मैन्युफैक्चरर परेशान होते हैं कि यार ये गलत है, पैसा पूरा ले लेते हो, क्लेम देने की बात आती है तो इंस्टॉलमेंट मांगते हो, फिर लैप्स हो जाता है तो रिफंड का प्रोविजन भी नहीं है। वो थोड़ा अनफेयर है, लेकिन ये प्रैक्टिकल इशू चल रहा है। ये एक एग्जाम्पल यहाँ पे हो सकता है वैसे। बोलो और कुछ कंफ्यूजन इसमें, क्लियर ये? तो पेमेंट ऑफ टैक्स यहाँ पे पूरा अपना कंप्लीट है विथ थियरी एंड प्रैक्टिकल। एक मिनट रुक जाओ, और कुछ बाकी तो नहीं है? एक दो पॉइंट है थियरी वाले, वो देखने पड़ेंगे, रुको, प्रैक्टिकली हो गया, बट थियरी के एक दो पॉइंट्स बाकी है, बता देता हूँ, फिर रह जाएंगे तो मतलब नहीं है। 174 पेज पे आ जाओ, एंड करने से पहले वो चीज क्लियर कर देते हैं। सेक्शन 49 जो था ना, उसमें जो ऊपर के थियरी प्रोविजंस थे, वो आपको बता देता हूँ कि एग्जैक्टली उसमें क्या हो रहा है। एक तो ये है कि आप जीएसटी का जो पेमेंट करते हो, वो आप कौन से मोड से कर सकते हो। तो ऑनलाइन तो ऑब्वियसली अवेलेबल होगा, वो सारे मोड्स लिखे हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एनईएफटी, आईएमपीएस, आरटीजीएस, सब चलेगा। तो ये सारे पेमेंट्स आप कर सकते हो। अगर किसी को जीएसटी कैश में भरना हो, तो बैंक चालान वाला सिस्टम भी होता है, पर उसमें बहुत नॉमिनल लिमिट है, 10,000 रुपए तक का अगर जीएसटी हो, तो आप बैंक चालान से, मतलब बैंक में जमा करवा दो और आपके क्रेडिट लेजर में या कैश लेजर में उसकी एंट्री आ जाएगी, वैसा ओवर द काउंटर पेमेंट बोलते हैं। बट उससे ऊपर का अगर आपको जीएसटी भरना है तो ऑनलाइन ही करना पड़ेगा, तो मेजोरिटी लोग ऑनलाइन ही करते हैं। दूसरा, जो आईटीसी आप क्लेम करते हो ना, इनपुट टैक्स क्रेडिट, वो सिर्फ जीएसटी लायबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए यूज हो सकता है। मतलब भाई इंटरेस्ट और पेनल्टी भी तो लगती है, तो आपने ना इंटरेस्ट या पेनल्टी का अमाउंट पे करने के लिए आईटीसी यूज कर लिया, नॉट एलिजिबल। डिपार्टमेंट क्या बोलेगा, बोले यार एक तो इंटरेस्ट और पेनल्टी तुम्हारी खुद की गलती की वजह से लग रहा है, उसको पे करने के लिए भी तुम हमारा वाला क्रेडिट यूज कर रहे हो, वो कैसे हो सकता है? तो आप टैक्सेस जो पे करना चाहते हो ना, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी वाले, वो पे करने के लिए आप आईटीसी यूज करो, कोई मना नहीं है। लेकिन जब भी आप पे इंटरेस्ट या पेनल्टी आएगी, जो अवॉइडेबल एक्सपेंस था, आपकी गलती की वजह से लग रहा है, उसमें आईटीसी नहीं देंगे, वो तो कैश में भरना पड़ेगा। आईटीसी जो बचा है वो अगले महीने फिर आपकी जेन्युइन लायबिलिटी के सामने यूज कर लेना। ये पॉइंट इसमें आपको मिल जाएगा, क्लैरिफाई किया। फिर देखो सब सेक्शन 8 है, मैं वर्ड टू वर्ड रीड नहीं करा रहा, सीधा कंडीशन समझा रहा हूँ। सब सेक्शन 8 नेक्स्ट पेज पे, उसमें बोला है
अगर आपका दिसंबर महीने का रिटर्न बाकी है तो क्या पहले जनवरी वाला भर सकते हो? दिसंबर 24 का बाकी है और आप जनवरी 25 का पहले भर रहे हो, बोले वो वाला बाद में भर देंगे, ऐसा हो सकता है? ऑर्डर में चलना पड़ेगा। तो जब तक प्रीवियस मंथ का आपका ड्यू नहीं हुआ होगा तब तक नेक्स्ट मंथ वाला पे नहीं कर पाओगे। तो वो सबसेक्शन 8 में लिखा है कि प्रीवियस टैक्स पीरियड का जो टैक्स होता है वो पहले पे करना होता है, फिर करंट टैक्स पीरियड का। तो फिर दिसंबर का इंटरेस्ट भरना पड़ेगा एंड साथ में फिर जैन का रेगुलर। आप पिछले महीने का रिटर्न बाकी रख के इस मंथ का रिटर्न भरोगे तो कैसे चलेगा? बोले पुराना वाला बाद में देखते हुए नया तो ले लो, अरे ये वो बात थोड़ी हुई। ये तो फिर पुराना वाला तो बाकी रह जाएगा। तो पहले प्रीवियस रिटर्न भरो, वो फुलफिल करो, फिर नेक्स्ट रिटर्न पे जाओ ना। हाँ, साथ में सबमिट कर रहे हो अलग बात है, लेकिन जब तक वो आउटस्टैंडिंग होगा तब तक ये एक्सेप्ट नहीं हो सकता, वो सीक्वेंस में चलेगा। ठीक है, और उसके बाद बोला और कुछ अगर रिकवर करना बाकी हो तो वो उसके बाद पे होगा। सेल्फ एडवांस पेमेंट किस बेसिस पे करोगे? हर मंथ आप कर ही रहे हो, बट फॉर एग्जांपल अभी जनवरी है, दिसंबर का कर रहे हो तो फिर इनवॉइस जनरेट नहीं होगा, जब तक डेटा नहीं होगा तब तक कैसे आप कैश लेजर में पैसे लोड करके रख सकते हो, बट जो पेमेंट करना है वो तो रिटर्न के साथ ही होगा। तो उसमें वो ऑप्शन नहीं है एडवांस वाला, उसमें कैजुअल टैक्सेबल पर्सन में है। उसमें आप कुछ लमसम कैलकुलेशन बता के कर सकते हो, बट नॉर्मली एडवांस जीएसटी वाला कुछ सिस्टम तो है नहीं। वो तो इनवॉइस टू इनवॉइस ही चलता है कि पिछले मंथ में कितना परचेज हुआ, कितना सेल हुआ, उसके बेसिस पे आएगा। हाँ, जो आपका रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट है उसके अगले दिन से, हाँ जिस दिन उनको पैसे मिलने चाहिए, एक दिन भी लेट करोगे तो ब्याज तो लेंगे, वो तो इम्प्लाइड। ठीक है, बस तो ये टॉपिक अब हो गया। थियरी रीड आउट करने तो एक बार पढ़ लेना, बाकी समरी तो आपको पूरी बताई दी है। तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के साथ कंप्लीट। और लेना है नया चैप्टर? नहीं, ठीक है। हाँ लगता है ना।